नमस्कार दोस्तों, अपने इस सीरीज में जिसको हमने नाम दिया है एनसीईआरटी मंथन, इसमें हम सबसे पहले इसी को शुरू करेंगे कि जो भी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी महत्वपूर्ण एनसीईआरटी हैं उन सभी को सीक्वेंशियली हम तैयार करते हुए चलेंगे। क्रमवार तरीके से सभी एनसीईआरटीज़ को हम कवर करेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अभी तक एनसीईआरटी में से किस किस तरीके से यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं। इसके अंतर्गत हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन 4 सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को अपने फोकस एरिया में रखेंगे और इनमें भी हम सबसे पहले अपनी इन 3 सेगमेंट को कवर करेंगे, जिनमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। क्योंकि इसके पीछे हमारा रीज़न सबसे बड़ा ये है कि हम अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से रूबरू कराएंगे कि किस तरीके से यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। और यूपीएससी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फ्रेम करती है वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ कंटेंट तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ उसमें जो भी समझाने के लिए फिगर्स उसने दिए हैं, कुछ अलग फैक्ट्स अगर एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तो वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और वो क्यों हो जाते हैं उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा। तो हम इसमें सबसे पहले अपनी पॉलिटी की सीरीज को लेके चलेंगे और पॉलिटी में देखेंगे कि अभी 6th क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी से किस तरह से यूपीएससी ने क्वेश्चन फ्रेम किया। और आप भी अचंभित रहेंगे कि आखिर इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करने के बारे में केवल यूपीएससी ही सोच सकता है। तो इसीलिए आपको भी उसी स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी होगी। और ये 11th क्लास की दिस एनसीईआरटी, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज जितनी भी आपकी संविधान को लेके, भारतीय राज्य व्यवस्था को लेके 11th क्लास के बच्चे से जो भी अपेक्षा की जाती है और उसी से संबंधित जो क्वेश्चंस यूपीएससी उस कंटेंट को लेकर के फ्रेम करता है, वो बड़ा एक अचंभित करने वाली चीज़ है। तो हम अपनी पढ़ाई के दौरान सबसे पहले ये लेके चलेंगे कि जो भी चीज़ें एनसीईआरटी में दी हुई है उसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के साथ हम कवर करेंगे। कि किसी एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी से 3 तरह के सवाल यूपीएससी बनाती है। कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिलेंगे कि डायरेक्ट जो एनसीईआरटी में एक फैक्ट के रूप में दिया होगा और वो फैक्ट डायरेक्ट आपसे एनसीईआरटी पूछ लेती है। दूसरे प्रश्न ऐसे होंगे कि एनसीईआरटी में आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस पढ़ेंगे, लेकिन उन इन्फॉर्मेशंस से एक साथ सवाल आपसे नहीं बनेगा। कोई किसी चैप्टर से, मान लीजिए कोई फैक्ट 6th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कोई फैक्ट आपको 11th की एनसीईआरटी मिलेगा, कोई फैक्ट आपको 10th की एनसीईआरटी से मिलेगा, और इन सबको मिला के फ्रेम करके एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सारे के सारे सेगमेंट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो उन सभी को लेकर के हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा तैयार रहना होगा। इसके लिए जब भी आप एनसीईआरटी के लिए बारे में पढ़ेंगे या जो भी चीज़ हम यहाँ अपने लेक्चर्स के माध्यम से डिस्कस करेंगे, आप एक नोटबुक और पेन लेकर के ज़रूर बैठिएगा। क्योंकि सपोज कीजिए कि आज हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी की डिस्कस किया और 4 महीने बाद हमने अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटी का कोई चैप्टर डिस्कस किया तो 4 महीने पहले आपने क्या कुछ पढ़ा था वो फिर आप गायब हो जाएगा। और इस तरह की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। पढ़ने का तरीका तभी है आपने पढ़ा, अंतिम रूप से आपका कितनी चीज़ें आपके दिमाग में हैं और उनमें से आपने एग्ज़ाम में कितना रिफ्लेक्ट किया, इसी के इर्द गिर्द आपकी सारी तैयारी घूमती है। तो अभी हम जो भी चीज़ें कवर करेंगे ये एनसीईआरटी का सारा चैप्टर, फिर इसके बाद हम सबसे पहले पॉलिटी शुरू करेंगे। पॉलिटी के बाद में हिस्ट्री का सेगमेंट हम लेके चलेंगे और हिस्ट्री में भी हम सबसे लास्ट में इनको कवर करेंगे 7th और 6th क्लास की एनसीईआरटी को। 8th क्लास ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से हम कवर करते हुए चलेंगे। इसके साथ में हम ये भी करेंगे कि जो भी आपको एक्स्ट्रा किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होगी, किसी कंसेप्ट को समझने के लिए जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या कुछ अलग चीज़ों की आवश्यकता होगी वो भी हम डिस्कस कर लेंगे।
जो कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो केवल एनसीईआरटी में दी हुई इन्फॉर्मेशन के आधार पर समझ में नहीं आएंगे, तो इसके लिए हम जो भी चीज़ें एनसीईआरटी से बाहर भी हमें कवर करनी है, आप चिंता मत कीजिएगा। एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें दी हुई है उसे आपको समझाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। इसके साथ में हम वही सीक्वेंस अपना लेके चलेंगे। सर हम इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, इन चारों ही एनसीईआरटी को, इकोनॉमी भी आपने देखा होगा 2021 में बड़ा लोग कहते हैं कि केवल आपको मैक्रो इकोनॉमी पढ़नी है, माइक्रो से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन माइक्रो से बहुत अच्छा प्रश्न यूपीएससी ने बनाया। अगर किसी ने एक हल्का सा भी रिव्यू, ओवरव्यू उसका लिया होगा तो निश्चित रूप से वो क्वेश्चन सोल्व हो जाता। अभी हम देखते हैं कि किस तरह से यूपीएससी ने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है और 2019 के क्वेश्चन पेपर में यूपीएससी ने पूछा है कि कल्याण मंडप, जिसकी रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण है। एक दूसरा पॉइंट और कि एक बार मन था कि हम बाइलिंगुअल फॉर्मेट में अपनी एनसीईआरटी को शुरू करें, लेकिन बाइलिंगुअल फॉर्मेट मुझे थोड़ा कम जमता है। या तो हम सिर्फ हिंदी पढ़ें या सिर्फ इंग्लिश पढ़ें। एक बार इस सीगमेंट को, ये सीरीज कवर होने के बाद में हम इंग्लिश में भी शुरू करेंगे। और एनसीईआरटी या कोई भी चीज़ें हैं उसके लिए आपको मेंस लिखते समय, प्रीलिम्स में ठीक है आप बाइलिंगुअल होते हुए आपको बाइलिंगुअल होना भी ज़रूरी है प्रीलिम्स को समझने के लिए, लेकिन सिर्फ अगर बाइलिंगुअल की स्थिति में आप अगर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आपको डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो बाइलिंगुअल में आपको फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कीवर्ड्स जितनी भी है वो सारी हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, तो उनको केवल सेंटेंस फ्रेम करना है। लेकिन हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उन्हें लेखन शैली का अपना विकास करने के लिए, राइटिंग प्रैक्टिस अपना करने के लिए उनके पास शब्दों की जो उनका शब्दकोश है वो सीमित होता है। और हम कोशिश करेंगे कि हिंदी माध्यम में जब अपनी एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं तो उसी भाषा का इस्तेमाल करें जो ऑफिशियली आपको मेंस में मुख्य रूप से निबंध लिखते समय और फिर किस भी या फिर इंटरव्यू के समय जो आपस में आपको संवाद करने के दौरान इस्तेमाल करनी है। तो इन चीज़ों पर भी हम फोकस करते हुए चलेंगे। मुख्य रूप से हम कंटेंट को किस तरह से एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाएं, ये हमारा महत्वपूर्ण बात रहेगी। बहरहाल अब वापस लौटते हैं कि कल्याण मंडप का सवाल यूपीएससी ने पूछा उस वर्ष। ये भी रहा कि यार पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, तो आपको देखकर आश्चर्य होगा कि कहाँ से यूपीएससी ने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो एक बार अभी 12th क्लास की एनसीईआरटी है, इसमें एक चैप्टर दिया हुआ है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। ये 7वां चैप्टर विजयनगर का 12th क्लास की एनसीईआरटी पार्ट 2 जो मिडिवल हिस्ट्री संबंधित है, तो उसका ये चैप्टर है। तो इसमें विजयनगर के बारे में पूरा चैप्टर दिया हुआ है। तो इसमें जिस भी तरह से हम ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे तो इसी में एक फिगर बना के एनसीईआरटी ने फिगर बना के कल्याण मंडप के विषय में लिखा हुआ है। तो कल्याण मंडप की जो, अब आप ये देखेंगे कि कंटेंट से तो यूपीएससी सवाल उठाता ही है, इसके साथ साथ जो फिगर्स यूपीएससी ने दे रखे हैं उन फिगर्स से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन फ्रेम किया है। ये जो तस्वीर दी हुई है ये कल्याण मंडप की तस्वीर है। ये दैवी विवाहों के लिए जिस प्रकार से दैवी विवाहों का आयोजन किया जाता था, और कल्याण मंडप, ये फिगर कल्याण मंडप का दिया हुआ है। और कल्याण मंडप में सिर्फ यूपीएससी ने इतना पूछा है कि कल्याण मंडप किस मंदिर स्थापत्य की, किस राज्य के नेतृत्व में, किस राज्य के अंतर्गत हुए मंदिर स्थापत्य का विशिष्ट अभिलक्षण था। तो ये विशिष्ट अभिलक्षण एनसीईआरटी के अनुसार जो बहुत सामान्य जानकारी दी है, तो कल्याण मंडप विजयनगर साम्राज्य की शैली है। और इस विजयनगर साम्राज्य की शैली में यही प्रश्न आपसे बड़ा सिंपल यूपीएससी ने पूछा कि किस राज्य ने कल्याण मंडप मंदिर संरचना के, किस राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। तो विजयनगर का बहुत सिंपल ये क्वेश्चन इन्होंने दिया। इसके बाद एक प्रश्न आपसे और डिस्कस करेंगे कि वेलेस्ली ने जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में, तो फोर्ट विलियम कॉलेज का उद्देश्य क्या था, ये आप जब पढ़ेंगे, हालांकि दूसरे अन्य सोर्सेज में भी ये फैक्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन 8th क्लास की एनसीईआरटी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से
विलेजली की चीज़ों को कवर करती है और उसमें बड़े ही शानदार ढंग से इसको दर्शाया गया है। तो उस एनसीईआरटी को आप कवर करेंगे तब उसके अंतर्गत भी आप देखेंगे कि किस तरह से एनसीईआरटी ने विलेजली के बारे में और उससे क्वेश्चन हमारा आसानी सोल्व होता है। एक मैं आपसे इस तरह के प्रश्नों की भी बात कर रहा था। इस तरह के प्रश्न क्या है, डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी में कोई एक ही जगह पे नहीं मिलेंगे। जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि हो सकता है कि एक आपने 6th क्लास में कुछ पढ़ा, एक फिर आपने 12th क्लास में जाके पढ़ा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपने 8th क्लास में ली, तो ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जो भी यूपीएससी ने अपने मैप के माध्यम से समझाया हुआ है। तो इन चीज़ों में स्थानेश्वर के बारे में कि उसने पूछा है कि कौन सा स्थल वर्तमान किस राज्य में स्थित है। तो भिलसा आपका मध्य प्रदेश में है, आपका गिरनार गुजरात में स्थित है, स्थानेश्वर आपका उत्तर प्रदेश में है और द्वार समुद्र आपका महाराष्ट्र में है। तो जब आप इसको देखेंगे तो एनसीईआरटी में मैप बना करके बाकायदा मैप जितने भी दिए हुए हैं वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि कौन सा स्थल कहाँ पे है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशंस भी आपको, अभी हम आंसर पे नहीं जाएंगे, अभी मैं आपको मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना समझाना है कि एनसीईआरटी का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही बेस बना के हम अपनी तैयारी करने वाले हैं। इसके अलावा एक शानदार प्रश्न यूपीएससी ने अभी पॉलिटी से संबंधित पूछा था और ये 2021 में यूपीएससी ने सवाल पूछा और 2021 में जो ये प्रश्न यूपीएससी ने पूछा इसमें ये बड़ा कठिन प्रश्न माना गया 2021 का। यूपीएससी ने जो पूछा कि आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली नामक स्थल जो है वो किस लिए प्रसिद्ध था, और 4 ऑप्शंस यूपीएससी ने फ्रेम किए कि पिंगली वेंकैया, जहाँ भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे का डिज़ाइन तैयार किया पिंगली वेंकैया ने, पट्टाभी सीतारामैया, यहाँ इन्होंने आंध्र प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया, और मैडम ब्लावट्स्की और कर्नल ऑलकॉट इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय यहाँ पे स्थापित किया। अब कई चीज़ें आपको लगेंगी, जैसे पिंगली वेंकैया ये आंध्र प्रदेश से संबंधित, और पट्टाभी सीतारामैया ये भी आंध्र प्रदेश से संबंधित, तो रविंद्रनाथ टैगोर ये विशुद्ध रूप से बंगाल से संबंधित। तो आपको लगेगा कि भाई पता नहीं कैसे क्या कहाँ से क्या प्रश्न फ्रेम किया है, लेकिन अभी आपको अगर मैं दिखाऊं, केवल हम 6th क्लास की एनसीईआरटी अगर देखें तो 6ठी क्लास की एनसीईआरटी में यूपीएससी ने किसी सीगमेंट से नहीं, 6ठी क्लास की एनसीईआरटी जो इंग्लिश में है उसमें नेशनल एंथम हमारा लिखा हुआ है। ये पहले देवनागरी, ये पहले हिंदी में लिखा हुआ है और रोमन स्क्रिप्ट में, नीचे इसका ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, और इसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो नोट बना के लिखा हुआ है कि जन गण मन ट्रांसलेटेड बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश। प्रश्न में यही है, बंगाली से इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया, फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश इन फरवरी 1919 मदनापल्ले इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द चित्तूर। चित्तूर डिस्ट्रिक्ट, आप इतना तो अवेयर हैं, चित्तूर आंध्र प्रदेश में एक ज़िला है। तो इसी स्टेटमेंट को उठा के यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया। तो इसका मतलब है कि जो भी चीज़ें एनसीईआरटी में आपकी दी हुई हैं, वो चाहे इमेजेस हैं, वो चाहे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस जो दी हुई हैं, तो हम उन सभी इन्फॉर्मेशंस पे ध्यान रखेंगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है। तो जो भी हमारी पोटेंशियल एरिया होगा क्वेश्चन से, जो भी संभावित क्षेत्र होगा हमारा क्वेश्चन फ्रेम होने का, हम उन सभी चीज़ों को साथ में लेके कवर करेंगे। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये नेशनल एंथम के बारे में, ये हमारी हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं है। तो इस बात की चिंता आप मत करिए कि जो भी हम उन सब चीज़ों को लेकर के चलेंगे कि हम बेशक से अपनी एनसीईआरटी को पहले हिंदी में कवर करेंगे, और इसके बाद में अगर हिंदी की एनसीईआरटी में कुछ चीज़ नहीं है और इंग्लिश में है तो हम उसको उसी चैप्टर के साथ साथ इंग्लिश वाली एनसीईआरटी का वो कंटेंट जो हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है उसके साथ ही हम कवर कर लेंगे। और कुछ इन्फॉर्मेशंस ऐसी हैं जो हिंदी वाली एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा हैं, कुछ ऐसी हैं जो इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा हैं। तो हिंदी वाले तो कवर हो ही जाएगी, लेकिन इंग्लिश वाली में भी जो एक्स्ट्रा है उसको हम हिंदी के उसी संबंधित चैप्टर के साथ में कवर कर लेंगे। एनीवे,
अब एनसीईआरटी का और क्या रिलेवेंस है ये भी हम एक बार देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी में जो भी ये चीज़ें हमने पॉलिटी के एनसीईआरटी के बारे में देखा, और ये बड़ा सिंपल जो डीपीएसपी हमारे एनसीईआरटी में ही दिए हुए हैं। डीपीएसपी के आर्टिकल 50 से संबंधित ये हमारा सेगमेंट पूछा कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये हमारा उद्देशिका है या डीपीएसपी है 7वीं अनुसूची। अधिकांश लोगों ने 7वीं अनुसूची मारा, लेकिन 2020 में सवाल पूछा था तो 7वीं अनुसूची क्यों नहीं है कि ठीक है वो शक्तियों का पृथक्करण बताती है, लेकिन वो केंद्र और राज्य के बीच में है शक्तियों का पृथक्करण। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण आर्टिकल 50 सीधे सीधे लिखा हुआ है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी। ये सिंपली आप आर्टिकल 50 पढ़ेंगे तो उसमें डीपीएसपी लिखा है। एनीवे, ये प्रश्न दिखाने का सिर्फ इतना उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना कौन करता है? अब आप 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ेंगे, उसमें एकदम डिटेल से इन चीज़ों को लिखा हुआ है, और बड़ा वो फिलोसॉफिकल और अपने संविधान के पर्सपेक्टिव से तो है ही, उसमें की फिलोसॉफिकल चीज़ें भी लिखी हैं, उसकी फ़िलोसॉफी को भी हम समझेंगे। तो इन सब चीज़ों को एक बड़े ही व्यवस्थित तरीके से हम आपके सामने तैयार करेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग प्रश्न ये और देखिए कि इसने लिखा है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है। ये 2022 का ही प्रश्न है, और 2022 में यूपीएससी ने ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो प्रश्न फ्रेम करने का तरीका देखिए, जून महीने का पहला पखवाड़ा, जून माह का दूसरा, जुलाई का पहला, जुलाई का दूसरा। यूपीएससी ने सेम प्रश्न आई थिंक 2019 या 20 में भी पूछा, केवल भाषा चेंज की। उसने कहा कि सबसे लंबा दिन 21 जून। तो आप कॉमन सेंस के साथ ये दिमाग लगाइए कि 21 जून कौन सा पखवाड़ा होगा और किस माह का होगा। तो 21 जून जब 2020 या 19 में प्रश्न पूछा तो जुलाई तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। अब 21 जून ऑब्वियसली पखवाड़ा 15 दिन का समय, तो 21 है तो दूसरा पखवाड़ा ही होगा। तो इसका मतलब है कि रिपीट यूपीएससी प्रश्न करती है, और प्रश्नों को रिपीट करने के लिए भी आप थोड़ा सा मेंटली अवेयर रहिए। तो मेंटली अवेयरनेस के साथ में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 3-4 क्वेश्चंस का बेनिफिट होगा, और ये केवल रिपीटेशन के बेस पे है। और अगर आप वाइजली इन चीज़ों को समझेंगे तो आपको और अधिक बेनिफिट इसमें मिलेगा। ये एक आप इकोनॉमी का भी क्वेश्चन देखिए। तो यूपीएससी ने अभी इस प्रश्न को फ्रेम किया कि 2021 में यूपीएससी ने सवाल पूछा आपसे, और 21 के अंतर्गत जो ये सवाल पूछा तो 11th क्लास की या 12th क्लास की जो एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में साफ साफ ये स्थानापन्न वस्तु, पूरक वस्तु, घटिया वस्तु और इनकी कीमत घटती है क्या होता है, अन्य बातों के अपरिवर्तित रहने पर, इनको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये पूरा कंसेप्चुअल टॉपिक है। तो जहाँ भी हमें फैक्ट्स की ज़रूरत होगी वो हम फैक्ट्स की बात करेंगे, जहाँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत होगी वो कंसेप्ट्स की बात करेंगे। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन उस दौर में 2021 की प्रीलिम्स एग्ज़ाम में रहा था। ये हमने बातें की प्रीलिम्स की, लेकिन मेंस पर्सपेक्टिव से भी यूपीएससी एक ये प्रसारवादी मौद्रिक नीति जो आरबीआई का चैप्टर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसके माध्यम से भी ये बड़ा सिंपली इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे किसी सेगमेंट से आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन अगर आप दूसरे सोर्सेज से बैंकिंग पढ़ेंगे तो भी सोल्व हो जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी भी अगर महज एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं तो भी आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की स्थिति में रहेंगे। ये बात अपने प्रीलिम्स की मेंस पर्सपेक्टिव से भी जो हमारा सेगमेंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी का हिस्सा। तो इस सीरीज को हमने एनसीईआरटी मंथन नाम इसीलिए दिया कि इसके माध्यम से जितनी भी चीज़ें हमारी, चाहे वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हों चाहे मेंस पर्सपेक्टिव से हों, उनमें से जो भी चीज़ें आपको ऐसे के इस्तेमाल के लायक होंगी, जो भी फैक्ट्स आपको इथिक्स के लिए अगर ज़रूरी होंगे, कोई कंसेप्ट अगर एनसीईआरटी का इथिक्स में हमारे काम आएगा, तो हम उन सब चीज़ों को लेकर के आपको गाइड करते रहेंगे उस दौर में
कि कौन सी चीज़ें हमें इस एग्ज़ाम के किस सेगमेंट में काम आ सकती हैं। तो अभी अपनी इस डिस्कशन में इतना ही। हम अपनी एनसीईआरटी कवर करने के दौरान इन सब चीज़ों को बड़े विस्तार से कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि कोई भी एनसीईआरटी का ऐसा सेगमेंट ना बचे जिसमें आप किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी फील करें, और जो भी चीज़ें, जो भी पॉइंट्स हमारे हिंदी में हैं और जहां मुझे आवश्यकता होगी कि इस चीज़ को आपको इंग्लिश में भी जानना चाहिए, तो उसमें हिंदी के साथ साथ मैं आपको इंग्लिश भी बताता चलूँगा। लेकिन भाषागत स्थिति में आपको हमेशा मजबूत रहने की कोशिश करना, क्योंकि इथिक्स और ऐसे हमारा इथिक्स का पेपर और निबंध के अंतर्गत जो आप कंटेंट तैयार करेंगे उसमें भाषागत कौशल की आपको आवश्यकता होती है। तो अपनी भाषा को इस तरह से आपको मोल्ड करना है। एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ अपनी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करने के साथ साथ आप इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देंगे। तो अब अगले लेक्चर से पॉलिटी की एनसीईआरटी को शुरू करते हैं। धन्यवाद।